अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। आज मैं एक प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है दोहरे रवैये और इसके राइटर हैं अकीला हाशमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं इस खूबसूरत सी कहानी की तरफ। है नहीं आ रहा, इधर आकर मेरी बात सुन। उन्होंने टीवी का रिमोट घुमाते हुए बहू को आवाज़ दी। अम्मी, भाभी का नाम आरा नहीं आयरा है। सोफे पर करीब बैठे मिट्ठू ने फ़ौरन माँ को टोका। पता है मुझे, एड्डा तो काबिल ना हुए थे। पुत्र पहले खुद तो 10 जमातें पास कर ले, फिर माँ को पढ़ाना। ऐसे जैसे मेरे अलावा तो इस घर में सारे डॉक्टर हैं, एक मैं ही यहाँ अनपढ़ हूँ। आयरा सास की पहली आवाज़ पर कमरे में चली आई थी। मिट्ठू ने घूरी डालकर माँ को ब्रेक पे पाँव रखने का कहा, जो बहू के सामने सारे भेद खोलने वाली थी। एक तो लोगों का भी कोई हाल नहीं, ऐसे ऐसे औखे नाम रख लेते हैं, ऐसे जैसे नीलाम घर में तारिक अजीज़ ने बुलाने हो। आयरा आयरा सामने आन खड़ी हुई थी, पर परवीन की ज़ुबान नहीं रुक रही थी। सास को अपने नाम की इस्लाहें बयान करता देखकर बस मुस्कुराने पर इक्तफ़ा कर रही थी। इससे ज़्यादा कर भी क्या सकती थी। जी आंटी, आपने बुलाया? इससे पहले कि वो इसके नाम के अगले हिस्से का पोस्टमार्टम करती, आयरा मुस्तजाब, जो इससे कहीं मुश्किल था, इसने फ़ौरन बुलाने का सबब दरियाफ्त किया। हाँ, वो मैं कह रही थी, कोई कम शम भी आता है कि बस के आगे आंखों के इशारे इतने शानदार थे कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी माँ ने गांव से मकई का आटा भेजा हुआ है, तुम्हें टोडे तो बनाने आते ही होंगे। जी। इसने नाम पहली मर्तबा सुना था, बनाना तो दूर की बात थी। टुडे इसने यूं अदा किया जैसे कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ अदा कर रही हो। टुडे नहीं भाभी, टोडे, मकई की रोटी, कॉर्न, छल्ली। मिट्ठू ने मोबाइल से नज़र उठाकर इसकी मुश्किल आसान करने की कोशिश की। नो। इसने शर्मिंदा होते नफ़ी में गर्दन हिलाई। हैं, तुझे टोडे बनाने नहीं आते? परवीन ने यूं पूछा जैसे वो दुनिया का सबसे अहम और ज़रूरी काम न जानती हो। खैर है, अम्मी को भी नहीं आते। परवीन से पहले फिर मिट्ठू बोल पड़ा। तू ते अपनी बकवास बंद कर, ये भी कोई बात हुई भला? टोडे तो लड़कियों को बनाने आने चाहिए। चल कोई बात नहीं, आजकल ये काम भी यूट्यूब ने आसान कर दिया है। मिट्ठू की ज़ुबान बंद करवा कर उन्होंने पहले तो अफसोस का इजहार किया, साथ ही इसका हल भी बता डाला। जा मेरी धी, किचन में पहले कैबन में आटा पड़ा है, यूट्यूब पर वीडियो देकर टोडे बना कर ला। सास की फरमाइश पर परेशान खड़ी थी, खुद ही मसला बताया, फिर इसका हल भी बता दिया था। मरती क्या ना करती, सास की हर फरमाइश पूरी करना इसकी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद ठहरा था। सर झुकाकर किचन में चली आई। पहली कैबिनेट से आटे का शॉपर तो मिल गया, अब आटे को गूंदने के लिए इसने यूट्यूब से मदद मांगी। अनगिनत वीडियोस में से किसी एक पर तो भरोसा करना था। एक वीडियो को देखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किया तो किचन में फ़ायज़ा और फरी नंद का नज़ूल हो गया। भाभी, आप जो कुछ भी कर रही हैं, प्लीज़ इसे छोड़कर पहले मेरा नाश्ता बना दें। हाथ में मोबाइल लिए वीडियो देखती फरी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो इसे ऑर्डर देकर वहीं फ्रिज के पास टेक लगाकर खड़ी हो गई। वो परात में निकाला आटा साइड पर करके पहले इसका नाश्ता बनाने लग गई। फरी, ये मुझे पानी का जग तो इधर देना। इसने चाय की देगची चूल्हे पर रखकर इससे पानी का जग मांगा। फरी साहिबा की निगाहें पूरी की पूरी मोबाइल स्क्रीन पर जमी थीं। जग पकड़कर इसकी तरफ बढ़ाया। जग को भी इसके हाथ में जाने से ज़्यादा मकई के आटे से मिलने की जल्दी थी। दोनों का हाथ टकराया, पानी का सारा जग परात में पड़े आटे को नहला गया। हाय, मारे गए, ये क्या हो गया? आयरा की तो जान पर बनाई, परात में आटा कम, पानी ज़्यादा था। इसमें इतना डरने की क्या बात है, और आटा मिक्स कर दें। फरी के पास इसका आसान हल था। इस हल पर अमल करते करते इसने पूरा शॉपर उंडेल डाला। आटा था कि किसी दलदल की तरह रुकने में ना आ रहा था। बड़ी मुश्किलों से इसने पहले फरी नाम की मुसीबत को सर से टाला। आटे पर जोर आजमाई शुरू कर दी, जो गीले गारे की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। इसे ख्याल आया क्यों न इसमें गंदम का आटा डालकर सख्त कर ले। इस ख्याल के आते ही इसने झट से गंदम का आटा निकाला, इसमें शामिल करके गूंद डाला। शुक्र है अब आटा कुछ ठीक हो गया था। नियारा, टोडे के आज की तारीख में बन जाएंगे। परवीन आंटी की आवाज़ पर वो झुंझला उठी। ठंडे तवे पर ही रोटी बेल कर डाल दी, फिर गौर किया तवे के नीचे चूल्हा तो जल ही नहीं रहा था। या अल्लाह जी, मकई की रोटी किसने ईजाद की?
घबराहट के मारे कभी तवे पर पड़े इस बेढंगे मोटे ढेर को देख रही थी, जो आपस में जुड़ तो गया था, पकने का नाम नहीं ले रहा था। और कभी बाहर की तरफ देखती, जहाँ से अभी परवीन किसी फरिश्ते की तरह इसके सर पे सवार होने वाली थी। है नहीं, अभी तक तो इससे टोडे नहीं बने। परवीन ने जैसे इसके पीछे आकर आवाज़ लगाई, वो घबरा के पलटी। टोडे से कहीं ज़्यादा इसकी अपनी हालत बुरी हो रही थी। आटा इसके चेहरे, खुले बालों से लिपटा टोडे की पूरी कहानी बयान कर रहा था। हाय मैं मर गई, तेरा सत्यानाश, सारे आटे का बेड़ा गर्क कर डाला। परवीन ने तवे पर पड़ी बांग्लादेशी नक्शे की रोटी देखकर सर पकड़ लिया। हाय, मेरी अम्मा ने कितने प्यार से मेरे लिए मकई का आटा भेजा था, सारा आटा बर्बाद कर दिया। परवीन की दुहाइयाँ बुलंद हो गई थी और आयरा आटे वाले हाथ चेहरे पर रखे ऊंची आवाज़ में रोने बैठ गई। है नहीं, मेरा तो आटा बर्बाद हुआ है। तेरा क्या बर्बाद हुआ है जो तू रो रही है? परवीन ने इसे रोता देखा तो दोनों हाथ कमर पर रखे घूरती हुई बोली, आपका आटा बर्बाद हुआ है और इसकी किस्मत बर्बाद हो गई है। माँ की दुहाई सुनकर मिट्ठू भी किचन में आ गया था। उन्हें जवाब वही दे सकता था, रोना तो बनता है। मिट्ठू की बात सुनकर परवीन ने जूता पकड़ लिया। इधर आ पहले, मैं तेरी तो खबर लूँ, फिर इससे निपटूंगी। जूता लेकर मिट्ठू को मारने किचन से बाहर निकल गई। फिर अगला पूरा हफ्ता परवीन अम्मा के भेजे मकई के आटे का सोग ही मनाती रही। अल्लाह माफ़ी, किसी ने ऐसे टोडे नहीं बनाए होंगे जैसे इस दिन आरा ने बना डाले थे। मेरी अम्मा बेचारी ने कितनी मोहब्बत से आटा भेजा था, सारा बर्बाद कर डाला। हीरा बड़ी बेटी के आने पर फिर से वही फाइल खुल गई थी। अरे पीनू बहन, आजकल की लड़कियों को टोडे कहाँ बनाने आते हैं? रशीदा, हीरा की सास, परवीन की बात सुनकर हैरान रह गई। ये सौगात तो हमारे तुम्हारे जैसे बुज़ुर्गों के बनाने की चीज़ है, हम ही बनाते हैं और खाते भी हम ही हैं। बच्चे तो ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं करते हैं। बुज़ुर्ग किसे कहा है? आप होंगी बुज़ुर्ग, मैं तो अभी जवान हूँ रशीदा बाजी, आपसे पूरे 6 साल छोटी हूँ मैं। परवीन को टोडे से ज़्यादा अपने आप को बुज़ुर्ग कहलाने पर एतराज़ हुआ था। अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ भाई, तुम तो जवान हो, हम तो अब बहुओं दामादों वाले हो गए, हम तो बूढ़े ही भले। रशीदा ने हंसते हुए अपनी रंगीन मिजाज समझन को देखा, जो इस उम्र में भी जवान बन रही थी। छोड़ें अम्मी, आप भी किन बातों को लेकर बैठ गईं? जल्दी चलें, पहले काफ़ी देर हो गई है। हीरा को जाने की जल्दी थी। इसने परवीन को फजूल की बहस में उलझता देखकर जाने के लिए उठा दिया। अच्छा, फिर मैं हीरा के साथ जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना और रशीदा बाजी का अच्छी तरह ख्याल रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। परवीन बहू को हदायत देकर हीरा के साथ घर से निकल गई। हीरा और परवीन का हर महीने मार्केट का एक पूरे दिन का विजिट होता था। दोनों माँ बेटी जी भरकर शॉपिंग करती थीं। पिछले हफ्ते हीरा की सास इसके पास रहने आई थी। इसके आए दिन घर से गायब रहने पर सास के साथ साथ इसके शौहर फ़हीम को भी एतराज़ रहने लगा था। यार, तुम ताला लगाकर घर से चली जाओगी तो वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो? फ़हीम की अपनी माँ के लिए तवज्जो मोहब्बत देखकर कुड़ के रह गई। तो क्या मैं घर में कैद होकर रह जाऊँ? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं सारे काम छोड़कर तुम्हारी माँ के पल्लू के साथ बन जाऊँ? परवीन की तरह बेधड़क बोलने वाली लड़की थी, शौहर की भी बात बर्दाश्त न करती थी। ये कब कहा मैंने? मैं तो कह रहा था वो शुगर की मरीज़ा हैं, तुम सारा दिन घर से गायब रहोगी, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। फ़हीम इसके सामने मिनमिनाया तो फट पड़ी। मेरे होते हुए भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसने तेवरी चढ़ाकर इसे जवाब दिया तो वो लाजवाब हो गया। ये तो है, तुम ऐसा करो, बाहर जाते हुए अम्मी को परवीन आंटी की तरफ छोड़ देना। उनके घर में काफ़ी लोग होते हैं, वहाँ वो अकेली नहीं होंगी। फ़हीम की ये बात इसने मान ली थी। आज शॉपिंग के लिए निकलते हुए इसने रशीदा को हॉस्पिटल जाने का बताकर अम्मी के घर छोड़ दिया था। खुद वो अपनी अम्मी को लेकर निकल गई। खाला, आप दोपहर में क्या खाएंगी? सास के निकलते ही आयरा को दोपहर के खाने की टेंशन घेर लिया। अरे बेटा, मैं तो शुगर की मरीज़ हूँ, सालन के साथ सादा रोटी खाती हूँ। घर में कोई सालन पड़ा होगा, इसके साथ रोटी बना लो। रशीदा इंतहाई सादा तबीयत थी, दिखावा या बनावट नाम को ना थी। अपने घर वाली बात है, तुम रोटी बनाओ, तब तक मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया था। वह नमाज के लिए उठी तो आयरा उनके लिए रोटी बनाने किचन में चली आई। फ्रिज में रात का सालन रखा था, इसे गर्म करके 2 रोटियां बनाकर बाहर लाई तो रशीदा नमाज़ पढ़कर आ गई। खाला, आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दें।
इनके सामने खाना रखकर आयरा ने घबराए हुए अंदाज में पूछा तो रशीदा इसे हाथ बांधे अपने करीब खड़ा देखकर हैरान रह गई। नहीं बेटा, सब कुछ है, तुम इधर आकर मेरे साथ खाना खाओ। आंटी के शगुफ्ता मोहब्बत भरे लहजे ने थोड़ी देर में इसके अंदर का सारा खौफ दूर भगा दिया। नहीं खाला, आप खाएं। मैं इस घर में कभी इसने किसी के लहजे में अपने लिए मोहब्बत या हमदर्दी नहीं देखी थी। रशीदा की मोहब्बत पर इसकी आंखें नम हो गईं। अरे बेटा, अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारी अम्मी की तरह हूँ तो क्या तब भी मेरे पास नहीं बैठोगी? रशीदा की इतना कहने की देर थी, वो दौड़कर उनके पास चली आई। रशीदा की जहाँ दीदा नज़रों ने भांप लिया कि परवीन ने कैसे बच्ची को खींच के रखा हुआ था। इतनी सी जान पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी थी। रात के खाने में से परवीन कौरमा और पुलाव बनाने का ऑर्डर देकर चली गई थी। वो किचन में रात का खाना बनाने चली आई। कौरमा तो जैसे तैसे बना लिया था, पुलाव शुरू किया तो चावल ख़राब हो गए। घबराई हुई रशीदा के पास बाहर आई। क्या हुआ? रशीदा इसका घबराया हुआ चेहरा देखकर समझ गई, ज़रूर कोई काम ख़राब हो गया है। वो पता नहीं चावल कैसे ख़राब हो गए। आंटी को ये सब बताते हुए इसकी आंखों से आंसू टिप टिप गिरने लगे। इसे पता था परवीन आंटी तो आज इसे छोड़ेंगी नहीं। लाओ मुझे दिखाओ क्या हुआ। रशीदा उठकर इसके साथ किचन में चली आई। देगची का ढक्कन उठाकर देखा, चावल एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए उनका मुंह चिढ़ा रहे थे। चावल नए थे, इसने पानी ज़्यादा डाल दिया था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे पास किचन में आ जाती। रशीदा ने चावलों की देगची चूल्हे से उतार दी। परवीन खाला तो बहुत गुस्सा करेंगी। इसे सोच के खौफ आ गया। इसे कौन बताएगा? तुम ऐसा करो, ये चावल गायब करो, मैं तुम्हें नए चावल बना देती हूँ। रशीदा के जहन में फ़ौरन से प्लान बन गया। इन्हें कहाँ गायब करूँ? रशीदा ने देगची से चावल निकालकर परात भर कर से ठिकाने लगाने के लिए दी तो वो तरकीबी उन्हीं से पूछ रही थी, ये भी मैं ही बताऊँ? भाई तुम्हारा घर है, कहीं भी बहा दो। ये सिंक का पाइप खोलो, इसमें डाल दो। फौरी तौर पर रशीदा को यही एक जगह नज़र आई। इसने फ़ौरन सिंक के पाइप का जोड़ खोलकर चावलों की सारी परात उसमें उंडेल दी। रशीदा ने थोड़ी देर में नया पुलाव बना दिया। कौरमे में भी तड़का लगाकर नए सिरे से ताज़ा दम कर दिया। वह डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा रही थी जब परवीन और हीरा की वापसी हुई। खाना आज पहली बार बगैर किसी तबसरे के खाया गया था। रशीदा इस कन्फ्यूज लड़की को गौर से देख रही थी जो इस वक्त उनकी थोड़ी सी मदद से कैसी खिल उठी थी। खाने का आज पहली बार स्वाद आया। चलो शुक्र है रशीदा बाजी के सामने तुमने इज्जत रख ली। वो झूठे बर्तन उठा रही थी जब परवीन टेबल से उठते बोली, अब चाय भी ऐसी ही मज़े की बना कर लाओ। इसे चाय बनाने का कहकर परवीन अपने कमरे में चली गई। इसने गंदे बर्तन समेटते पूरी मोहब्बत से रशीदा का हाथ दबाया। अपने तौर पर वो इनकी मोहब्बत ताउन का शुक्रिया अदा कर गई थी। रशीदा नमाज़ पढ़कर आई तो वो चाय बना कर ले आई। हीरा और परवीन कहाँ हैं? चाय पीते उन्होंने इन दोनों का पूछा जो खाना खाती गायब हो गई थी। अंदर हैं, मैं उन्हें चाय देकर आती हूँ। चाय लेकर कमरे की तरफ बढ़ी तो अत खुले दरवाजे से परवीन की आवाज़ सुनकर रुक गई। कुछ शर्म कर, बाहर तेरी सास के साथ साथ मेरी बहू भी बैठी है। वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? अभी ये सारे सूट इधर मेरे पास ही रहने दे। वो शायद जो शॉपिंग करके आई थी उन्हीं सूटों की बात कर रही थी। क्यों रहने दो इन्हें आपके पास? मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, जैसा मेरा दिल करेगा गुजारूंगी। आंटी कौन होती है मुझे रोकने वाली? ये कपड़े तो मैं आज ही लेकर जाऊंगी। हीरा माँ के मना करने के बावजूद अपनी ज़िद पर अड़ी थी। वो सोच रही थी कमरे के अंदर कदम रखे या वहीं से वापस पलट जाए। ऐसा ना हो अंदर जाने पर परवीन आंटी बुरा मान जाए कि छुपकर हमारी बातें सुन रही थी, तो मेरी बहू का दिमाग भी ख़राब करेगी। तेरी जैसी लड़कियां होती हैं जो किसी के काबू में नहीं आती। खुदा ने कैसी गूंगी सास दे रखी है, इसकी कदर करना सीख, बेवकूफ़ लड़की। वो देख रही थी परवीन का लहजा बेटी से बात करते कैसा मुलायम और नरमी से भरा था। ना चाहते हुए भी वो कान लगाकर दोनों की बातें सुनने लगी। हाँ, जैसी मेरी सास गूंगी है इसी तरह आपकी बहू भी गूंगी है, आप भी इसकी कदर करना सीखें। कैसा पटाख से जवाब आया था। बेशरम बेगैरत औलाद, कैसे माँ को पटाख पटाख जवाब दे रही है। तुझसे तो लाख दर्जे आरा अच्छी है, मेरे सामने बोलती नहीं। परवीन ने गुस्से में आकर जूता उठाया। इसने महसूस किया माँ से बचकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो फ़ौरन चाय की ट्रे लेकर वहाँ से खिसकी। चाय ठंडी हो चुकी थी। ऐसी चाय परवीन को देकर इसे बातें नहीं सुननी थी। किचन में आकर पहली चाय सिंक में बही। अब वो इनके लिए दोबारा चाय बना रही थी। आरा,
चाय बना रही है कि पाए? 2 घंटे हो गए, अभी तक तेरी चाय नहीं बनी। परवीन लाउंज में रशीदा के पास आकर बैठ गई। चाय बनाकर लाई तो एक बार फिर इसी लहजे में इस पर नाराज़ हो रही थी। कैसी पतली चाय बनाकर लाई है, अंदर दूध तो डाला ही नहीं। चाय बनाती है मेरी फरी मलाई मारकर। नी फरी, इधर आ, माँ के लिए अच्छी सी चाय तो बना दे। तेरे अलावा और कौन है जो इस घर में मेरा ख्याल रखता है? सच्ची कहते हैं सियाने, बेटियों को ही माँ का ख्याल होता है। परवीन एक बार फिर से इसी टोन में बोल रही थी, लेकिन अब उनके लहजे की काट इसे इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही थी। शायद कुछ देर पहले वो इनका असल रूप देख चुकी थी। यह नकली चेहरा तो उन्होंने बहू को काबू में करने के लिए सजा रखा था। मुस्कुराते हुए चाय का भरा कप उठाकर जाने लगी। तभी किचन में बर्तन धोती मासी बर्तन छोड़कर बाहर आकर कह रही थी, बाजी आप ना सिंक का पाइप ठीक कराएं, देखिए आज फिर बंद हो गया। अभी मैंने बर्तन धोने शुरू किए, पानी जा ही नहीं रहा। रिहाना की बात सुनकर रशीदा ने आयरा की तरफ और आयरा ने रशीदा की तरफ देखा। आयरा की जान निकल गई। शुक्र है इससे पहले ही परवीन रिहाना पर बरस पड़ी। पाइप का कोई कसूर नहीं बीबी, तो जो चावलों का ढेर अंदर डालकर टूटी खुली छोड़ देती है ना, ये इससे बंद होता है। गज़ब खुदा का, अभी मैं गटर खोलूँ ना तो अंदर से चावलों का पहाड़ निकले। परवीन आंटी की बात सुनकर आयरा का सांस रुक गया। सच में कहीं गटर खोल ही ना दे। बाजी आपसे तो बात करना ही फजूल है, आप तो सारा इल्ज़ाम दूसरे बंदे के सर पर डाल देती हैं। ला ये मुझे तेज़ाब दे, मैं गटर में डालकर इसे तो खोलूँ। मासी ने काम करके आगे भी जाना था, गटर खोलता तो इसका काम हो सकता था। हाँ हाँ बेटा, इसे तेज़ाब दो, गटर खोले। और परवीन तुम अब महीने के सौदे में तेज़ाब की 2 बोतलें मंगवाया करो किचन का गटर खोलने के लिए। वक्तन फ़वक्तन तेज़ाब डालते रहना चाहिए। रशीदा ने आयरा को किचन की तरफ भेजते हुए समधन को गटर खोलने का नया मशवरा भी दे डाला था। ये कहानी तो पहुंची अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।